मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। देखिए ध्यान दीजिएगा, लास्ट क्लास में अपन ये देख रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a uniformly charged sphere. ये अपन कैलकुलेट भी कर चुके थे कि स्फीयर के अंदर फील्ड का वैल्यू क्या होगा, बाहर फील्ड का वैल्यू क्या रहेगा। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई स्फीयर है आपका जिसके ऊपर टोटल चार्ज है Q, ये पूरे वॉल्यूम के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। पूरे वॉल्यूम में ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो स्फीयर के सेंटर से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। पहले केस में r जो है वो अपन ग्रेटर देन इक्वल टू r ले लेते हैं, और दूसरे केस में r लेस देन r ले लेते हैं। ये दोनों Yes, वैल्यू sir. अपन कैलकुलेट कर चुके थे। ये वैल्यू कितनी आएगी, कोई बता सकता है। r ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल R पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, यानी स्फीयर के बाहर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। एनीवन? सर Q by 4 Q by 4 epsilon और R square. r स्क्वायर, यानी एक पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जितना होता है वही आपका रहेगा, क्योंकि बाहर किसी भी पॉइंट के लिए अपन स्फीयर के टोटल चार्ज को उसके सेंटर पे कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप इस एक्सप्रेशन से दोगे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। किधर की ओर होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो ये आपका रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखना चाह रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर पॉइंट करेगा। तो अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाह रहे हो तो वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो। डायरेक्शन को मैं r कैप से डिनोट कर देता हूँ। डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होगी, आर वेक्टर की ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका पॉइंट करेगा। इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो आर वेक्टर है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी आर वेक्टर की डायरेक्शन में होगा, जिसको अपन आर कैप से डिनोट कर देते हैं। स्फीयर के अंदर अगर कोई पॉइंट है तो अंदर किसी पॉइंट के ऊपर, जैसे मान लो इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, इस पॉइंट के ऊपर, तो यहाँ भी फील्ड जो है वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में ही पॉइंट करेगा, इधर की ओर पॉइंट करेगा। और यहाँ पे फील्ड का जो एक्सप्रेशन है वो हम क्या लिखेंगे, एनीवन? कितना आया था ये? Q small r upon 4 pi epsilon naught Q स्मॉल r अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r R क्यूब। square. ये अपन ने कैलकुलेट किया था गॉस लॉ से, और डायरेक्शन इसकी वही है जो r वेक्टर की डायरेक्शन है। तो अपन अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस टाइप से अपन इसको एक्सप्रेस करेंगे। तो स्फीयर के अंदर और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन अपने को पता है। कई बार ये एक्सप्रेशन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की टर्म्स में भी आपको हेल्प करेगा, स्पेशली स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अगर मैं रो की टर्म्स में कैलकुलेट करूं तो आपको ये पता है रो क्या होगा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, 4 पाई/3 r क्यूब। तो ये आपके पास आ जाएगा 3Q अपॉन 4 पाई/r क्यूब। और यहाँ पे देखिए ये जो एक्सप्रेशन है आपका Q अपॉन 4 पाई/एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, यहाँ पे Q अपॉन 4 पाई/r क्यूब की जगह मैं रो अपॉन 3 पुट कर देता हूँ। तो अंदर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आप ऐसे भी लिख सकते हो रो की टर्म्स में। ये आ जाएगा रो r वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। रो की टर्म्स में अंदर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन ये रहेगा। बाहर आप रो की टर्म्स में कैलकुलेट करो तो करो, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। बाहर तो इसी फॉर्म में याद रखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन अगर उसको भी आप लिखना चाह रहे हो तो लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, यहाँ पे Q अपॉन 4 पाई/एप्सिलॉन नॉट, ये Q अपॉन 4 पाई, इसकी जगह आप वैल्यू रख दीजिए। क्या वैल्यू रखोगे यहाँ से,
रो आर क्यूब अपॉन 3। तो बाहर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगा रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। रो की टर्म्स में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आप इस टाइप से लिखोगे। ये एक्सप्रेशन स्पेशली अगर आपको याद रहता है तो कई बार ये हेल्प करेगा। जैसे कई बार आपको ये पूछ लिया जाता है कि स्फीयर के अंदर कोई कैविटी है, स्फेरिकल कैविटी है, उस कैविटी के अंदर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ये आपको पता करना है। जैसे आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया गया है, मान लीजिए ये स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो दी हुई है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज रो। स्फीयर के सेंटर को मैं ओ से डिनोट कर देता हूं, और यहाँ पे एक स्फेरिकल कैविटी है, यहाँ है स्फेरिकल कैविटी। कैविटी के सेंटर को O1 से डिनोट कर देता हूँ। दोनों के सेंटर के बीच सेपरेशन मान लीजिए ए है, ये आपको ए दिया हुआ है। तो इस कैविटी के अंदर किसी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है कैविटी के अंदर। तो अपन यहाँ पे प्रूव करेंगे कि इस पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो पी की लोकेशन, कैविटी के अंदर पी की लोकेशन से इंडिपेंडेंट। पी आप कैविटी में कहीं भी चूज कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगा। सर आपकी वॉइस कट तो रही है। यहाँ पे ये वॉइस कट रही है क्या मेरा? देखो Yes, बाकी sir. के साथ भी यही प्रॉब्लम आ रहा है। यस सर, बीच एक बीच बार में कट रहा है। मैं फ़ोन को रिस्टार्ट कर लेता हूँ, आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा फिर। ये अब नहीं होगी शायद प्रॉब्लम। देखिए मैं सर कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये आपको दिया हुआ है, ये स्फीयर है जिसपे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, और स्फीयर के अंदर एक कैविटी है, स्फेरिकल कैविटी है, और कैविटी के सेंटर और स्फीयर के सेंटर के बीच सेपरेशन आपको ए दिया हुआ है। आपको कैविटी के अंदर कोई जनरल पॉइंट दिया हुआ है पी, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मान लो पी की जो लोकेशन है वो ओ से, ये पी आपका कितनी दूर है R1, और O1 से कितनी दूर है R2। अपन ये प्रूव करेंगे कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो R1 और R2 से इंडिपेंडेंट हो। तो अपन इसको ये मान सकते हैं कि अपने पास एक तो कंप्लीट स्फीयर है, कंप्लीट स्फीयर है जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, और इसके सेंटर से R1 डिस्टेंस पे ये P पॉइंट आपका लोकेटेड है, यहाँ पे ये पॉइंट P लोकेटेड है। और इसमें से अपन एक स्फेरिकल जो पोर्शन है वो अपन रिमूव कर देते हैं। ये कंप्लीट स्फीयर है, इसमें कैविटी के बराबर स्फीयर अपन रिमूव कर देते हैं। एग्जैक्टली यहीं से रिमूव करेंगे जहाँ पे कैविटी आपकी लोकेटेड थी। ये जो स्फीयर है इस पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। इसके सेंटर से ये पॉइंट कितनी दूर लोकेटेड है? R2 डिस्टेंस पे लोकेटेड है, पॉइंट पे O1 से। तो अगर आप ये पोर्शन रिमूव कर दोगे, या इसको आप जस्ट यहाँ पे प्लेस कर दीजिए, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं दोनों का सुपरपोजिशन में यहाँ पे ले रहा हूँ। अगर आप और नेगेटिव चार्ज आपके कैंसिलाइज हो जाएंगे, और यहाँ पे एक न्यूट्रल पोर्शन बन जाएगा, एक न्यूट्रल पोर्शन बनेगा जो कैविटी जो है उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो अपन यहाँ पे इन दोनों के कॉम्बिनेशन के रूप में अपन इस गिवन सिस्टम को अपन देख सकते हैं। तो इसकी वजह से कंप्लीट स्फीयर की वजह से अपन पी पे फील्ड निकालेंगे, इसको मैं E1 वेक्टर से डिनोट कर देता हूँ। फिर ये जो कैविटी के बराबर नेगेटिवली चार्ज स्फीयर है इसकी वजह से मैं पी पे फील्ड निकालूंगा,
इसको मैं E2 वेक्टर से डिनोट कर देता हूँ। नेट फील्ड इन दोनों फील्ड्स के वेक्टर सम के बराबर होगा। तो अपन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको E वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये E1 वेक्टर और E2 वेक्टर के वेक्टर सम के बराबर होगा। अब E1 वेक्टर कितना आएगा? अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा आपका, चूंकि रेडियल डायरेक्शन में आपका पॉइंट करेगा, इधर की ओर पॉइंट करेगा E1 वेक्टर, और E1 वेक्टर जो है उसको वेक्टर फॉर्म में अपन ये लिख सकते हैं रो की टर्म्स में, रो R1 वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये अपन लिखेंगे। अब ये जो नेगेटिवली चार्ज स्फीयर है इसके सेंटर से R2 डिस्टेंस पे पॉइंट P लोकेटेड है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट करेगा, चूंकि नेगेटिवली चार्ज स्फीयर है, ये स्फीयर के सेंटर की ओर पॉइंट करेगा E2 वेक्टर, और इसको अपन ये लिख सकते हैं, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी नेगेटिव है तो इसको अपन ये लिखेंगे माइनस रो R2 वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, या इसको मैं ये लिख सकता हूँ रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, तो कांस्टेंट आ जाएगा। रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट आ गया। अंदर क्या रहेगा? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अब मैं ये ट्राइंगल ले लेता हूँ O1P, ये ट्राइंगल लीजिए OP/O1। यहाँ पे ये P का O से पोजीशन वेक्टर था R1 वेक्टर, P का O1 से पोजीशन वेक्टर है R2 वेक्टर, और O1 का O से पोजीशन वेक्टर जो है उसको मैं A वेक्टर से डिनोट कर देता हूँ। तो अगर मैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करूँ तो A वेक्टर प्लस R2 वेक्टर, ये दो ट्राइंगल की दो साइड्स को सेम ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो तीसरी साइड अपोजिट ऑर्डर में रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी। यानी मैं A वेक्टर जो है उसको R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के बराबर लिख सकता हूँ। तो कैविटी के अंदर जो फील्ड है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ जाएगा, E वेक्टर इज रो A वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो कैविटी के अंदर जो फील्ड है वो आपका, कैविटी के अंदर जो फील्ड की वैल्यू है वो उस पॉइंट की पोजीशन से इंडिपेंडेंट है जिस पे अपन फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ये कैविटी के सेंटर की, स्फीयर के सेंटर से डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, ये A पे डिपेंड कर रहा है। ये आपका पॉइंट की जो लोकेशन है कैविटी के अंदर की, ये पॉइंट आपका यहाँ लोकेटेड है या यहाँ लोकेटेड है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। और इसकी जो डायरेक्शन है वो भी कांस्टेंट होगी, यानी कैविटी के अंदर फील्ड जो है वो आपका यूनिफॉर्म होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म यानी इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होंगे। आप अगर फील्ड लाइन ड्रॉ करो तो इस टाइप से ड्रॉ कर सकते हो। इस कैविटी के अंदर अगर आप देखोगे, जैसे ये कैविटी है आपकी, ये कैविटी का सेंटर O1, ये O, ये A वेक्टर है, तो फील्ड A वेक्टर की डायरेक्शन में पॉइंट कर, यानी हर एक पॉइंट पे फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन ये रहेगी आपकी। इस पॉइंट पे देखोगे फील्ड इधर पॉइंट कर रहा है, इस पे इधर की ओर, इस पे इधर की ओर, और हर एक पॉइंट पे फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो आपका क्या रहेगा? सेम रहेगा। यानी कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। कितना होगा? रो A वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। देखो इसमें कोई भी डाउट है तो ये क्लियर है सभी को? हाँ बोलिए सर। क्लियर है। ये वीडियो वगैरह ऑन मत कीजिए अंकित, वीडियो ऑफ रखिए। तो ये हो गया कि जो एक स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, उसके अंदर और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, या स्फीयर के अंदर कोई कैविटी है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी।
इसी तरह से अपन एक चार्ज कंडक्टर अगर आपको दिया हुआ है, स्फेरिकल कंडक्टर दिया हुआ है, तो उसके अंदर और बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अपन पता कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a uniformly charged spherical conductor आपको ये पता है कंडक्टर के अंदर फ्री चार्ज रिसाइड नहीं करेगा, तो कंडक्टर पे जो भी चार्ज आप रखोगे वो उसकी सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कंडक्टर के वॉल्यूम के अंदर चार्ज आपका जीरो रहेगा। इसकी जगह आपको ये भी दिया जा सकता है कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल है, स्फेरिकल कंडक्टर या थिन स्फेरिकल सेल। दोनों केसेस में एक्सप्रेशन सेम ही रहेंगे। जैसे स्फेरिकल सेल में तो क्या रहेगा, एक थिन स्फेरिकल सेल है, यानी ये एक होलो स्फीयर है। अब ये किसी भी टाइप के मटेरियल से मिलके बना हुआ हो सकता है। आपको ये पता है कि अगर ये होलो स्फीयर है, थिन होलो स्फीयर है, थिकनेस इसकी मान लीजिए टेंडिंग टू जीरो है, तो चार्ज को सरफेस पे ही रहना होगा, क्योंकि अंदर वॉल्यूम के अंदर तो कोई मास ही नहीं है आपका, अंदर से तो ये होलो है। तो इस केस में चार्ज जो कहाँ पे रहेगा, सरफेस पे ही रहेगा। आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी दी जाएगी, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सिग्मा की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट। ये तो हो गया थिन स्फेरिकल सेल। फिर आपको एक स्फेरिकल कंडक्टर दिया जा सकता है। जैसे कोई कंडक्टर दे दिया आप, स्फेरिकल कंडक्टर, तो अब की बार ये कंडक्टिंग मटेरियल है। आपको ये पता है कंडक्टर के अंदर चार्ज रिसाइड नहीं कर सकता, तो इसको अगर आप क्यू चार्ज देते हो तो पूरा चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो सॉलिड है, ये सॉलिड स्फीयर है, लेकिन चूंकि कंडक्टिंग मटेरियल से बना हुआ है, इसके अंदर फ्री चार्ज रिसाइड नहीं करेगा, चार्ज सरफेस पे लाई करेगा। तो यहाँ भी आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी दी जाएगी। तो दोनों ही केसेस में फील्ड जो है उसकी वैल्यू अंदर और बाहर सेम तरीके से अपन कैलकुलेट करेंगे। जैसे अगर किसी इंटरनल पॉइंट पे फील्ड पता करना है, फील्ड एट, पहला केस मैं ले रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इंटरनल पॉइंट, यानी आर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू कैपिटल आर अपन ले रहे हैं। तो इस केस में जैसे ये मान लीजिए आपका स्फेरिकल कंडक्टर है या थिन स्फेरिकल सेल है, इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे ये पॉइंट है आपका जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो अपन क्या करेंगे, एक आर रेडियस का गॉसियन स्फीयर अपन यहाँ पे कंसिडर करेंगे और इस पे गॉस लॉ अपन अप्लाई कर देते हैं। गॉस लॉ क्या हो जाएगा, सर्कुलेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आपका रहेगा। तो इसके अंदर कितना चार्ज डिसाइड कर रहा है, अब आपको ये पता है कि इसके अंदर चार्ज तो सरफेस पे लाई कर रहा है, तो गॉसियन स्फीयर के अंदर कितना चार्ज हुआ, जीरो। तो क्यू इनक्लोज तो यहाँ पे क्या रहेगा, जीरो। क्यू इनक्लोज्ड की वैल्यू आपकी जीरो आ जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, स्फेरिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन के केस में अगर ये ये देखिए ध्यान दीजिएगा, ये मेरे को स्लाइड से कंटिन्यू करना होगा क्योंकि लाइट चली गई है। जैसे ही लाइट आएगी मैं फिर से कंप्यूटर से कनेक्ट होऊंगा।
देखिए ये अपन देख रहे थे, अगर आपको एक चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर दिया हुआ है, थिन स्फेरिकल यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल दी हुई है, दोनों केसेस में फील्ड अपन सेम तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो अगर किसी इंटरनल पॉइंट पे फील्ड आपको कैलकुलेट करना है, तो ये आप देख रहे थे, एक सेकंड, किसी इंटरनल पॉइंट पे अगर फील्ड कैलकुलेट करना है तो अपन क्या करेंगे, जैसे इस पॉइंट के ऊपर आपको फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अपन एक स्मॉल आर रेडियस का एक गॉसियन स्फीयर कंसिडर करते हैं और उस पर गॉस लॉ अप्लाई कर देते हैं। अब इस गॉसियन स्फीयर के अंदर कितना चार्ज लाई कर रहा है, चूंकि चार्ज जो है वो आपका सरफेस पे रिसाइड करेगा, तो गॉसियन स्फीयर के अंदर चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो। तो क्यू इनक्लोज्ड की वैल्यू जीरो होगी, अपन राइट हैंड साइड में जीरो पुट कर देते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड को अगर इवेलुएट करोगे तो स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में ये जो सर्कुलेशन है इसकी वैल्यू हमेशा ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर आएगी। आप डायरेक्ट भी ये लिख सकते हो। यहाँ पे आप ये देखोगे क्यों, चूंकि स्फेरिकल सिमेट्री है, फील्ड रेडियल डायरेक्शन में होगा, अगर फील्ड की कोई वैल्यू है तो रेडियल डायरेक्शन में ही रहेगी। और यहाँ पे अगर मैं स्फीयर पे एक छोटा सा एरिया भी कंसिडर करूं तो एरिया वेक्टर जो है वो भी आपका क्या होगा, रेडियल डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो ई वेक्टर और डी ए वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे, तो ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर को ई डी ए लिख सकते हैं। अब स्फेरिकल सिमेट्री से इस गॉसियन सरफेस का हर एक पॉइंट सेंटर से सेम डिस्टेंस पे है, तो हर एक पॉइंट पे फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, आप ई को बाहर निकाल सकते हो। सर्कुलेशन डी ए क्या हो जाएगा, गॉसियन स्फीयर का सरफेस एरिया, जो कितना होगा, फोर पाई आर स्क्वायर। तो अपने पास ये आ जाएगा ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब ये फोर पाई आर स्क्वायर तो जीरो है नहीं, इसका मतलब ई इज इक्वल टू जीरो। तो अगर एक थिन स्फेरिकल सेल आपको दी हुई है या यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर आपको दिया हुआ है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपकी जीरो रहेगी। तो देखो इसमें कोई भी डाउट है तो फिर अपन बाहर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। ये क्लियर है सभी को, देखिए। Yes. अब आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपन कैलकुलेट करेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, फील्ड एट एन एक्सटर्नल पॉइंट, जैसे मान लो ये पॉइंट है आपका जहां आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ये पॉइंट आपको दिया हुआ है, ये पॉइंट, यहाँ पे फील्ड कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे फिर से अपन स्मॉल आर रेडियस का एक गॉसियन स्फीयर कंसिडर कर लेते हैं। इसके अंदर कितना चार्ज लोकेटेड है वो अपन कैलकुलेट कर लेंगे, इसके ऊपर गॉस लॉ अपन अप्लाई करेंगे, इस पे अपन गॉस लॉ अप्लाई कर देते हैं। तो अब की बार तो का पूरा स्फीयर ही गॉसियन सरफेस के अंदर लोकेटेड है, तो क्यू इनक्लोज्ड की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, कैपिटल क्यू के बराबर। तो अपन क्यू इनक्लोज्ड की जगह तो कैपिटल क्यू रख देते हैं, एक सेकंड। क्यू इनक्लोज्ड की जगह तो अपन कैपिटल क्यू रख देते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड को इवेलुएट करेंगे तो जैसा स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में मैंने आपको बताया, इसकी वैल्यू हमेशा ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर ही आएगी। तो ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी ई की वैल्यू क्या होगी, क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यानी बाहर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर के सेंटर से डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। यानी एक थिन स्फेरिकल सेल या यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर भी इस तरह से बिहेव करेगा कि किसी भी आउटसाइड पॉइंट के लिए अपन उसके टोटल चार्ज को उसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड मान सकते हैं, क्योंकि एक पॉइंट चार्ज से भी आर डिस्टेंस पे फील्ड का एक्सप्रेशन यही होता है। तो बाहर फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होगा और अंदर फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो रहेगी। हाँ रुसिल कुछ पूछना चाह रहे हो। सर फिगर में सर पी दिया हुआ है, डिस्टेंस वही है ना आर। हाँ फिगर के अंदर ये स्मॉल आर है बेसिकली, स्फीयर की जो रेडियस है वो तो कैपिटल आर है। यहाँ पे देखिए ये तो स्फीयर की रेडियस हो गई, ये थोड़ा सा क्लियरली नहीं लिखा हुआ, ये स्मॉल आर है। जो गॉसियन स्फीयर है
उसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर। देखो ये क्लियर है कि नहीं रुसिल? क्लियर है सर, क्लियर है। अब ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, अगर अपन E को R के साथ प्लॉट करें, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको अपन स्क्वायर के सेंटर से डिस्टेंस के साथ प्लॉट करें, तो स्क्वायर के सेंटर से सरफेस तक तो फील्ड की वैल्यू आपकी 0 रहेगी। इस टाइप का कर्व आपके पास आएगा। और उसके बाद अपन देखेंगे सरफेस के जस्ट बाहर फील्ड आपका क्या रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होगा। यानी उसके बाद फील्ड जो है वो आपका इस टाइप से डिक्रीज होगा। तो इस टाइप का कर्व जो है वो आपको मिलेगा यहाँ पे। तो देखिए इसमें अगर कोई भी डाउट है तो मैं कंप्यूटर से कनेक्ट होता हूँ, इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछ लीजिए। ये क्लियर है सभी को? अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 रहेगा और बाहर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैलकुलेट करने के लिए आप टोटल चार्ज को स्फीयर के सेंटर पे अज्यूम कर सकते हो। दो मिनट वेट कीजिएगा आप। या फिर थिन स्फेरिकल सेल के केस में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 रहेगा और आर लेस देन कैपिटल आर और आर ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल आर के लिए ये जो वैल्यू है ये आपकी रहेगी Q/4πε0 आर स्क्वायर। डायरेक्शन रेडियली होगी तो आर कैप से आप डायरेक्शन को डिनोट कर सकते हो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन रहेगा। तो इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो आप पूछ लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अगर हाँ देवांशु। सर आपने जो लास्ट वो कैविटी वाला जो क्वेश्चन करवाया था, हाँ सर उसमें एक डाउट है सर, उसमें आपने जो इवन वेक्टर का केस था सर, उसमें आपने जो डायरेक्शन कंसिडर की थी सर इवन वेक्टर की, वो रेडियल डायरेक्शन में आउटवर्ड थी। ठीक है सर E2 वाले में आपने उसको इनवर्ड कंसिडर किया क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है कैविटी पे। हाँ सर, तो जब आउटवर्ड वाले को पॉजिटिव कंसिडर किया है तो सर इनवर्ड वाले को नेगेटिव नहीं करेंगे तो कन्वेंशन के बाद? इनवर्ड वाले को क्या कंसिडर करेंगे? तो वेक्टर है, वेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैग्नीट्यूड तो क्या होगा, ρr2/3ε0 और डायरेक्शन क्या, वायर दिया हुआ है। तो उसकी वजह से अपन इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a uniformly charged long cylindrical wire, long cylindrical wire, cylindrical wire। मान लो ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल है, इस टाइप का वायर अपन ले लेते हैं, रेडियस इसकी आर है, ये इसकी एक्सिस है, ये रेडियस है आर। इसके अंदर और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। जैसे पहले इसके बाहर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करता हूँ जो एक्सिस से आर डिस्टेंस पे लोकेटेड है। अब ये इनफाइनाइट वायर है, इधर भी इन्फिनिटी तक एक्सटेंडेड है, इधर भी इन्फिनिटी तक एक्सटेंडेड है। तो जैसे अपन ने एक थिन वायर के केस में अपन ने पहले कंक्लूड किया था कि यहाँ पे फील्ड किधर पॉइंट करेगा, अवे फ्रॉम द वायर पॉइंट करेगा, तो वो कंक्लूजन अपन यहाँ पे निकाल सकते हैं। यहाँ पे फील्ड किधर पॉइंट करेगा, अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द वायर, यानी एक्सिस के परपेंडिकुलर इधर की ओर पॉइंट करेगा अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो। अब अपन ये मान रहे हैं कि इस पे पॉजिटिव चार्ज पूरे वॉल्यूम के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और आपको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या दी हुई है, रो। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपको रो दी हुई है। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि इस केस में किस टाइप की गॉसियन सरफेस अपन कंसिडर करेंगे, एनीवन? सर सिलेंड्रिकल। सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसिडर करेंगे जिसकी रेडियस होगी आर और उस सिलेंडर की जो एक्सिस है वो इस वायर की एक्सिस के साथ कोइंसाइड करेगी। तो अपन एक सिलिंड्रिकल सरफेस, गॉसियन सरफेस यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। एक्सिस इस वायर जो है इसकी एक्सिस के साथ कोइंसाइड करेगी, ये सिलिंड्रिकल सरफेस मैं कंसिडर कर लेता हूँ।
ये सिलेंड्रिकल सरफेस मैंने कंसिडर कर लिया। अब इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस के ऊपर आप गॉस लॉ अप्लाई कर दो। गॉस लॉ क्या हो जाएगा, सर्कुलेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये पता करने के लिए कि इसके अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, आपको ये तो पता होना चाहिए कि जो गॉसियन सरफेस आपने कंसिडर किया है, गॉसियन सिलेंडर आपने कंसिडर किया, उसकी लेंथ कितनी है। मान लो इसकी लेंथ L है, तो इस वायर की कितनी लेंथ गॉसियन सरफेस के अंदर लोकेटेड होगी, यहां से लेके यहां तक की लेंथ लोकेटेड है L लेंथ। तो L लेंथ जो है उसका वॉल्यूम कितना होगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। सिलेंडर जो है उसका वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करोगे, पाई आर स्क्वायर, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, लेंथ L ले लेता हूँ। तो इतना जो पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सिलेंड्रिकल, ये सॉरी आर जो है उसकी जगह कैपिटल आर अपने को रखना होगा, क्योंकि अपन गॉसियन जो सरफेस है उसके अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है वो पता करना चाह रहे हैं। तो अपन ये जो सिलेंडर का पोर्शन है जो गॉसियन सरफेस के अंदर लोकेटेड है, ये सिलेंड्रिकल पोर्शन, इस सिलेंड्रिकल पोर्शन का वॉल्यूम अपन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ जो आपका गॉसियन सरफेस के अंदर रिसाइड कर रहा है। तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया तो हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी L। तो ये इसका वॉल्यूम हो गया जो गॉसियन सरफेस के अंदर लाई कर रहा है। यूनिट वॉल्यूम में चार्ज रो है, तो कितना चार्ज इनक्लोज्ड हुआ, रो पाई आर स्क्वायर L। ये तो इनक्लोज्ड की वैल्यू आ गई। अब लेफ्ट हैंड साइड को इवेलुएट करते हैं, सर्कुलेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो जैसे अपन ने लीनियर चार्ज या इनफाइनाइट वायर जो है उसके केस में भी अपन ने देखा था, ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस है इसके ये जो एरियाज हैं आपके, ये सर्कुलर एरियाज, इन सर्कुलर एरियाज से तो कोई फील्ड लाइन आपकी क्रॉस नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे एरिया वेक्टर देखोगे तो इधर की ओर पॉइंट कर रहा है, फील्ड वेक्टर देखोगे, फील्ड वेक्टर देखोगे तो इसकी लोकेशन पे इधर की ओर पॉइंट करेगा। तो ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो इसका जो सर्कुलर फेस है गॉसियन सरफेस का, उससे कोई फ्लक्स नहीं जाएगा। इसी तरह से लोअर सर्कुलर फेस से भी कोई फ्लक्स नहीं जाएगा, केवल ये जो कर्व्ड फेस है इससे आपका फ्लक्स पास होगा। और कर्व्ड फेस के लिए डी ए वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे। तो आप ये जो सर्कुलेशन है इसको आप ये लिख सकते हो, ई डी ए ओवर द कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस पे ही इंटीग्रेट करेंगे, दोनों सर्कुलर फेसेस से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। तो कर्व्ड सरफेस जो है उस पे आप ये देखोगे, चूंकि कर्व्ड सरफेस का हर एक पॉइंट सिलेंडर की एक्सिस से स्मॉल r डिस्टेंस पे, हर एक पॉइंट पे फील्ड का मैग्नीट्यूड रहेगा। ई को बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन डी ए ओवर कर्व्ड सरफेस, ये कर्व्ड सरफेस का एरिया आ जाएगा। कर्व्ड सरफेस का एरिया क्या होगा, 2 पाई आर है, ये आ गया। तो आप सर्कुलेशन की वैल्यू रख दीजिए और क्यू इनक्लोज्ड की वैल्यू इस गॉस लॉ के अंदर पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा E इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू रो पाई आर स्क्वायर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, यानी E कितना आएगा, E इज इक्वल टू रो आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर। यानी बाहर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा, ये हाइपरबोलिकली डिक्रीज करेगा। अब बात आती है कि सिलेंडर की एक्सिस से आर डिस्टेंस पे सिलेंडर के अंदर फील्ड का वैल्यू क्या होगा। तो ये तो केस हो गया जब अपन आउटसाइड पॉइंट पे फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, फील्ड एट एन आउटसाइड पॉइंट, यानी अपन आर की वैल्यू क्या ले रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल आर ले रहे हैं। अब सेकंड केस में अपन इस सिलेंडर के अंदर किसी पॉइंट पे फील्ड कैलकुलेट करेंगे, तो वो फील्ड कितना आएगा वो देख लेते हैं। जैसे ये केस आपको दिया हुआ है, ये सिलेंडर है यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंडर, और ये इसकी एक्सिस है, एक्सिस से आर डिस्टेंस पे अपने को फील्ड कैलकुलेट करना है इस पॉइंट के ऊपर। तो अपन फिर से एक आर रेडियस का गॉसियन सिलेंडर यहाँ पे कंसिडर करेंगे। इस टाइप का गॉसियन सिलेंडर आप कंसिडर कर लीजिए जिसकी लेंथ कितनी है, L। ये गॉसियन सिलेंडर अब की बार इस
जो सिलेंड्रिकल वायर है उसके अंदर ये आपका लोकेटेड है, और इस पे गॉस लॉ अपन अप्लाई कर देते हैं। सर्कुलेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनक्लोज तो वैसे ही कैलकुलेट करेंगे, गॉसियन सरफेस जो है इसके अंदर कितना चार्ज डिसाइड कर रहा है, इसके लिए अपन इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं। वॉल्यूम कितना होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू इसकी हाइट में गॉसियन सिलेंडर की एल ले लेता हूँ, तो पाई आर स्क्वायर एल इंटू रो। अब जो सर्कुलेशन है उसको इवेलुएट करते हैं, तो फिर से सेम लॉजिक से, चूंकि ये जो सर्कुलर फेसेज है इनसे तो कोई फ्लक्स आपका पास नहीं होगा, क्योंकि फील्ड लाइन जो है वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में आपकी मूव करेंगे, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे। तो सर्कुलर फेसेस पे फील्ड लाइन जो है वो सरफेस के पैरेलल होंगी, कोई भी फील्ड लाइन सर्कुलर फेस को नहीं करेगी। तो गॉसियन जो सिलेंडर कंसिडर किया इसके सर्कुलर फेसेस से कितना फ्लक्स पास होगा, जीरो। केवल ये जो कर्व्ड फेस है आपका, ये फेस आपका, ये कर्व्ड फेस है, इसी से आपका फ्लक्स पास होगा। तो मैं इसको सिंपली ये लिख सकता हूँ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर ओवर द कर्व्ड सरफेस एरिया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सिमेट्री से फील्ड तो आपका रेडियल डायरेक्शन में ही रहेगा, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर को आप ई डी ए लिख सकते हो, और इस गॉसियन सरफेस का हर एक पॉइंट सिलेंडर की एक्सिस से सेम डिस्टेंस पे है, तो सिमेट्री से हर पॉइंट पे फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। तो इसको अपन ये लिख सकते हैं, पहले इसको ये लिख लेते हैं ई डी ए, क्योंकि दोनों के बीच एंगल जीरो है। और फिर चूंकि ई कांस्टेंट है, ई को बाहर निकाल लिया, कर्व्ड सरफेस का एरिया देख लेते हैं कितना आएगा। कर्व्ड सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा, ई इंटू टू पाई आर है। तो अपन वैल्यूज रखेंगे गॉस लॉ के अंदर, दिस इज इक्वल टू रो पाई आर स्क्वायर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितना आएगा, ई इज इक्वल टू रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान दीजिएगा स्फीयर के केस में फील्ड जो है उसका मैग्नीट्यूड कितना आया था, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। सिलेंडर के केस में एक्सिस से आर डिस्टेंस पे सिलेंडर के अंदर फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और फील्ड रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। तो अगर आप प्लॉट करना चाह रहे हो कि एक्सिस के साथ, एक्सिस से डिस्टेंस के साथ फील्ड किस टाइप से वेरी कर रहा है, तो मैं ई को वर्टिकल एक्सिस पे रख रहा हूँ, एक्सिस डिस्टेंस को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सिलेंडर की एक्सिस से सिलेंडर की सरफेस तक फील्ड जो है वो आपका क्या होगा, आर के प्रोपोर्शनल होगा, इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। ये एक्सप्रेशन है इस रीजन के अंदर। तो स्ट्रेट लाइन कर्व आएगा, इस टाइप का कर्व आपके पास आएगा। सिलेंडर की सरफेस पे फील्ड मैक्सिमम होगा कितना, रो कैपिटल आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां तक फील्ड आपका प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर होगा। और सिलेंडर के बाहर अगर आप देखोगे तो बाहर अपन ने देखा है फील्ड जो है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है आपका, हाइपरबोलिकली आपका डिक्रीज कर फील्ड का एक्सप्रेशन ये होगा रो आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर। तो आउटसाइड पॉइंट पे फील्ड जो है वो आपका ये रहेगा, रो आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर, यानी यहाँ पे हाइपरबोलिक कर्व आएगा, इस टाइप का कर्व आपके पास आएगा। तो इस टाइप से सिलेंडर के अंदर और बाहर फील्ड जो है वो आपका वेरी करेगा। तो इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछ लीजिए। देखो इसमें कोई भी डाउट है तो एक बार मैं फिर से शेयर कर रहा हूँ। आउटसाइड पॉइंट पे अपन ने पहले फील्ड कैलकुलेट कर लिया है जो ये आया है, फिर अपन ने एक इनसाइड पॉइंट पे कैलकुलेट किया सेकंड केस में, फील्ड एट इनसाइड पॉइंट R is less than capital R। इनसाइड पॉइंट पे फील्ड का एक्सप्रेशन ये आया है। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये याद रखना इम्पोर्टेंट, क्योंकि कई बार क्या होता है आपको एक सिलेंडर के अंदर कैविटी दे दी जाती है। जैसे सिलेंडर के अंदर मान लीजिए एक सिलेंड्रिकल कैविटी आपको दी हुई है, कैविटी के अंदर फील्ड आपको पता करना है। जैसे इस टाइप की सिचुएशन आपको दी हुई है, ये सिलेंडर है आपका और
यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, ये सिलेंडर है, ये इसकी एक्सिस है, और यहाँ पे इसके अंदर एक कैविटी है, ये कैविटी है। अब कैविटी के अंदर किसी पॉइंट पे आपको फील्ड कैलकुलेट करना है। मैं इस क्रॉस सेक्शन को अगर व्यू करूं तो ये क्रॉस सेक्शन आपको इस टाइप का दिखाई देगा, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, और यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल कैविटी है यहाँ पे। अब ये जो कैविटी की एक्सिस है और सिलेंडर की एक्सिस है, इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है आपका, वो मान लीजिए कितना है, ये। तो ये कैविटी जो है उसकी एक्सिस है जिसको मैं O1 से डिनोट कर रहा हूँ, ये सिलेंडर की एक्सिस है जिसको O2 से डिनोट कर रहा हूँ या O से डिनोट कर रहा हूँ, दोनों के बीच सेपरेशन ए दिया हुआ है। अब इस कैविटी के अंदर कोई पॉइंट ले लीजिए, जैसे ये पॉइंट P ले लिया, इस पे फील्ड आपको कैलकुलेट करना है। इस P की O से डिस्टेंस मान लीजिए R1 है और O1 से डिस्टेंस मान लीजिए R2 है। तो अपने को ये प्रूव करना है कि यहाँ पे फील्ड यूनिफॉर्म होगा, R1 और R2 से इंडिपेंडेंट होगा, यानी कैविटी के अंदर पॉइंट कहीं भी लीजिए फील्ड आपका सेम आएगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको भी अपन उसी तरह से सुपरपोजिशन से अपन सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका सिलेंड्रिकल वायर है जिसके अंदर ये सिलेंड्रिकल कैविटी है, कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं होगा। अब इस कैविटी के सेंटर की कैविटी की एक्सिस सिलेंडर की एक्सिस से डिस्टेंस आपकी ये दी हुई है। ये पॉइंट है P जिसकी यहाँ से डिस्टेंस है R1 और यहाँ से डिस्टेंस है R2। तो इसको मैं इस तरह से देख सकता हूँ, इसको एक कंप्लीट सिलेंडर के साथ एक नेगेटिवली चार्ज कैविटी को सुपरपोज करके देख सकता हूँ। ये कंप्लीट सिलेंडर है जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। इस पे अगर अपन एक नेगेटिवली चार्ज कैविटी के बराबर सिलेंडर को सुपरपोज करें, सेम लोकेशन पे अगर मैं इसको रख दूं इस सिलेंडर को, तो आप ये देखो कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे एक कैविटी बन जाएगी। तो इन दोनों के सुपरपोजिशन के रूप में आप इस सिस्टम को कंसिडर कर सकते हो। इससे तो कितनी डिस्टेंस पे फील्ड पता करना है, R1 डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे फील्ड आपको पता रहेगा कितना रहेगा, इसको E1 वेक्टर से डिनोट कर देता हूँ। इसके सेंटर से ये पॉइंट कितनी डिस्टेंस पे लोकेटेड है, R2 डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे फील्ड किधर पॉइंट करेगा, एक्सिस की ओर पॉइंट करेगा, इसको E2 वेक्टर से डिनोट कर देता हूँ। और जो नेट फील्ड है वो इन दोनों के सुपरपोजिशन से निकालेंगे, नेट फील्ड क्या हो जाएगा, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। और ये कितना आएगा, E1 वेक्टर तो ये लिख सकते हैं वो R1 वेक्टर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सिलेंडर जो है उस एक्सिस से अंदर R1 डिस्टेंस पे फील्ड ये होता है रो R1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। फील्ड जो है वो रेडियल डायरेक्शन में है, तो डायरेक्शन अपन R1 पे ही वेक्टर साइन लगा के अपन डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा फील्ड, इसको इस तरह से डिनोट करेंगे, माइनस रो R2 वेक्टर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन आ जाएगा, अंदर रहेगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और ये अभी अभी अपन ने ट्रायंगल बनाया था जिसमें ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन अपन अप्लाई कर रहे थे। ये R1 वेक्टर है, ये R2 वेक्टर है, तो A वेक्टर प्लस R वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर, यानी R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर को आप A वेक्टर लिख सकते हो। तो सिलेंड्रिकल कैविटी के अंदर फील्ड कितना हो जाएगा, रो A वेक्टर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये फील्ड का वैल्यू होगा। तो देखिए इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। मैं एक बार क्विकली इसको रिवाइज करवा देता हूं कि अपन ने गॉस लॉ के एप्लीकेशन पार्ट में अपन ने किन किन चीज़ों के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, किन किन चीज़ों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया है। उसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक के अंदर आएंगे। इस पे कुछ क्वेश्चन जो है वो ऐसे भी होते हैं जो वेरिएबल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे होते हैं, तो मैं कुछ क्वेश्चन आपके लूँगा, इस क्लास में नहीं ले रहा, लेकिन आगे फर्दर जो क्लासेज हैं उनमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम मैं लूँगा जिनमें वेरिएबल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा और गॉस लॉ अप्लाई करना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन के लिए। यहाँ पे अपन ने सारे केसेज वही कंसिडर किए हैं जिनमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। तो हो गया नहीं।
क्या क्या अपन ने कैलकुलेट किया गॉस लॉ के एप्लीकेशन पार्ट में? सबसे पहला अपन ने क्या कैलकुलेट किया था, कोई बता सकता है? किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था? सबसे पहले अपन ने इनफाइनाइट वायर की वजह से कैलकुलेट किया था। इनफाइनाइट वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? कितना होता है? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। R। ये पहला अपन ने गॉस लॉ की मदद से कैलकुलेट किया था। फिर अपन ने इनफाइनाइट चार्ज शीट के केस में देखा, चार्ज शीट थिन रहेगी। जब अपन चार्ज शीट बोल रहे हैं तो चार्ज शीट, एक तो सीट का मतलब हो गया, सीट का वर्ड का ही मतलब है कि वो बहुत थिन होगी। अगर प्लेट दिया हुआ होता तो थिकनेस फाइनाइट होती। तो ये इनफाइनाइट चार्ज शीट है। इनफाइनाइट चार्ज शीट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे आप फील्ड कैलकुलेट करोगे तो फील्ड आपका डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होगा, ये r से इंडिपेंडेंट आएगा। फील्ड जो है वो कितना रहेगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर एक चार्ज प्लेट है, जैसे इस टाइप की प्लेट दे दिया है, कंडक्टिंग प्लेट आपको दे दी है, कंडक्टिंग प्लेट। तो कंडक्टिंग प्लेट है, कंडक्टर के अंदर तो चार्ज डिसाइड करेगा नहीं, कहाँ पे रहेगा? सरफेस पे रहेगा। एक तो राइट सरफेस पे रहेगा, एक लेफ्ट सरफेस पे रहेगा। तो दो ही फेस हैं इस प्लेट के अंदर, एक राइट और एक लेफ्ट। तो इसको आप दो चार्ज शीट्स के कॉम्बिनेशन के रूप में देख सकते हो। इसको इस टाइप से आप देख सकते हो, एक तो ये चार्ज शीट हो गई, एक ये चार्ज शीट हो गई। दो चार्ज शीट्स के कॉम्बिनेशन के रूप में आप देखोगे। अंदर तो फील्ड क्या रहेगा? जीरो रहेगा। यहाँ पे फील्ड क्या होगा? जीरो। और बाहर किसी पॉइंट पे फील्ड कितना रहेगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इधर भी फील्ड कितना रहेगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर मान लीजिए कि ये तो कंडक्टिंग प्लेट है, अगर यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट दी हुई होती जिसमें चार्ज जो है वो पूरी प्लेट के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता, पूरी प्लेट में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है वॉल्यूम के अंदर, इस टाइप की प्लेट दे दिया, इनफाइनाइट प्लेट, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेट, जिसकी थिकनेस मान लीजिए d है, थिकनेस इसकी d है। कोई बता सकता है इससे कि ये जो मिडिल प्लेन है आपका, जो इस प्लेट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इससे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी वैल्यू इस प्लेन से देखेंगे, इधर की ओर r डिस्टेंस पे और इधर की ओर किस टाइप से वेरी कर रही है। ये मिडिल प्लेन है जिसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो कोई बता सकता है इससे r डिस्टेंस पे फील्ड जो है उसका एक्सप्रेशन क्या आएगा? यहाँ d/2 ये हो गया, x इक्वल टू d/2, ये पॉइंट हो गया x इक्वल टू माइनस d/2। ये थिकनेस हो गई प्लेट की d। तो ये प्लेट के अंदर वाला पोर्शन हो गया, प्लेट के बाहर वाला पोर्शन ये और ये है। इसमें कोई बता सकता है अपन ने फील्ड क्या कैलकुलेट किया था? एनीवन? सर रो d/2 एप्सिलॉन नॉट। रो d/2 एप्सिलॉन नॉट, ये तो बाहर था। फील्ड कांस्टेंट होता है बाहर, कितना होता है? रो d/2 एप्सिलॉन नॉट। अंदर फील्ड क्या होगा? सर रो x बाय एप्सिलॉन नॉट। रो r अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इस टाइप से वेरी करेगा। और दूसरी तरफ इस प्लेन के दूसरी तरफ आप फील्ड देखोगे तो वो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। ये जो डैश्ड प्लेन है आपका, तो उसको आप नीचे ड्रॉ कर सकते हो डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए। इसको इधर ड्रॉ कर देते हैं, इधर फिर से फील्ड आपका रो d अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। तो इस टाइप से आपका वेरी करेगा। ये हमने देख लिया था। फिर ये तो हो गया प्लेट और शीट का बात। फिर अपन ने देखा था यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। तो इसके केस में अंदर और बाहर फील्ड क्या होगा ये अपन स्टार्टिंग में देख चुके हैं क्लास के। फील्ड जो है बाहर तो किसी पॉइंट पे वैसे ही रहेगा जैसे एक पॉइंट चार्ज की वजह से होता है, ये होगा। अंदर किसी पॉइंट पे फील्ड ये रहेगा QR अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r3। कैविटी के अंदर, अगर कोई कैविटी है इसके अंदर, जैसे
ये आपका है यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर और इसके अंदर कोई कैविटी है, कैविटी के सेंटर की इससे डिस्टेंस आपकी ए है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो रहेगी आपकी रो ए अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये ए वेक्टर की डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। फिर अपन ने यहाँ पे एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर देखा जिसमें चार्ज सरफेस पे लाई करेगा, या स्फेरिकल सेल लोगे तो उसकी भी थिकनेस टेंडिंग टू जीरो रहेगी, तो उस पर भी चार्ज सरफेस पे लाई करेगा। इसमें अंदर फील्ड आपका जीरो रहेगा और बाहर फील्ड कैलकुलेट करने के लिए टोटल चार्ज को सेंटर पे अज्यूम कर सकते हो। फिर अपन ने एक वायर देखा, सिलेंड्रिकल वायर, और सिलेंड्रिकल वायर जो है उसके लिए अंदर किसी पॉइंट पे फील्ड देखोगे एक्सिस से आर डिस्टेंस पे, या बाहर किसी पॉइंट पे फील्ड का एक्सप्रेशन निकालना है तो फील्ड का एक्सप्रेशन ये रहेगा। बाहर कितना आएगा फील्ड का वैल्यू, ये अपन ने अभी अभी कैलकुलेट किया है। अंदर तो रहेगा रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, बाहर रो आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर, रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, बाहर रो आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर। ये आर ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल आर के लिए और ये आर लेस देन कैपिटल आर के लिए। और अगर इसमें भी कोई कैविटी है, आपकी सिलेंडर आपका दिया हुआ है, इसमें कैविटी है, कैविटी की एक्सिस सिलेंडर की एक्सिस से डिस्टेंस पे है, तो कैविटी के अंदर फील्ड कितना रहेगा, रो ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक अपन स्टडी कर चुके हैं गॉस लॉ जो है उसको, तो यहाँ तक कोई भी दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा वेरिएबल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे भी क्वेश्चंस आपके फ्रेम होते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन अपन बाद की क्लास में लेंगे। अभी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सर हाँ बोलिए सर, एक बार पिछले वाली शीट दिखाता हूँ जिस पे आपने सारे लिखा था। अब ये एप्लीकेशन पार्ट देखने के बाद जो नेक्स्ट मेजर टॉपिक अपन यहाँ पे लेने वाले हैं वो है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। पहले अपन इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है उसको अपन खत्म करेंगे, उसके बाद अपन आगे स्टडी करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। सर आप इस शीट की फोटो भेज दीजिएगा ग्रुप पे। किसकी? ये आप, ये चीज? यस सर, ये जो हाँ, सर ठीक आपने है। एक साथ लिखा। तो पहले तो अपन इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है उसको डिफाइन करते हैं। किस टाइप से डिफाइन करोगे इलेक्ट्रिक डाइपोल को? कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, equal positive and negative charge separated by a small distance। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है उसको अपन इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। a combination of two charges plus q and minus q, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आपके पास है, सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस d constitutes an electric dipole। इलेक्ट्रिक डाइपोल दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस को अगर अपन स्मॉल डिस्टेंस पे रखें तो ये कॉम्बिनेशन आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाएगा। यहाँ पे ये ध्यान रखना कि चार्जेस अगर बहुत दूर रखे हुए हैं कि दोनों के फील्ड आपके इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर उस केस में ये कॉम्बिनेशन आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं रह पाएगा। अगर दोनों चार्जेस को बहुत दूर दूर रख दिया है, क्यू चार्ज यहाँ रखा है, इससे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे माइनस क्यू को रख दिया, लास्ट डिस्टेंस पे माइनस क्यू को रख दिया, तब तो इस कॉम्बिनेशन की वजह से जो फील्ड लाइन रहेंगी इससे भी रेडियली निकल रही होंगी,
इससे भी आपकी फील्ड लाइन रेडियली निकल रही होंगी इधर वाले से, क्योंकि बहुत दूर दूर हैं तो एक दूसरे की फील्ड को भी अफेक्ट नहीं करेंगे ये। तो ऐसे केस में आप इसको इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं कह पाओगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में जो फील्ड लाइन है वो भी आप ये देखोगे, जब चार्जेस बिल्कुल पास पास रहेंगे तो फील्ड लाइन जो है वो भी आपकी इस टाइप से आप ड्रॉ करोगे। एक क्यू चार्ज है और बिल्कुल इसके पास में एक दूसरा चार्ज है माइनस क्यू, तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन आपकी निकल रही होंगी, नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होंगी, इस टाइप से फील्ड लाइन रहेंगी आपकी। इस टाइप से फील्ड लाइन रहेंगे। इस टाइप की फील्ड लाइंस आपकी रहेंगी। एक आइडियल डायपोल के केस में अपन ये देखते हैं कि चार्जेस के बीच जो सेपरेशन है वो आपका टेंडिंग टू जीरो होता है, यानी ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ऑलमोस्ट सेम लोकेशन पे होते हैं। इनकी जो लोकेशंस हैं वो बहुत ही पास पास होती हैं, यानी ये जो डी है ये आपका आइडियल डायपोल के केस में क्या होगा, टेंडिंग टू जीरो होगा, इसको अपन बोलेंगे पॉइंट डायपोल। तो इधर से फील्ड लाइन आपकी निकलेंगी, इसी पॉइंट पे टर्मिनेट होती हुई नजर आएंगी। इस टाइप की फील्ड लाइंस आपकी रहेंगी। ऐसा लगेगा जैसे एक ही पॉइंट से फील्ड लाइन निकल रही है, उसी पॉइंट पे फिर टर्मिनेट हो रही है। आइडियल डायपोल के केस में फील्ड लाइन इस टाइप से रहेंगी आपकी, क्योंकि दोनों चार्जेज ऑलमोस्ट सेम लोकेशन पे प्रेजेंट है, तो इस केस में फील्ड लाइन कुछ इस टाइप का फील्ड पैटर्न आपका रहेगा, यानी इसको अपन बोलेंगे आइडियल डायपोल या पॉइंट डायपोल। पॉइंट डायपोल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दोनों चार्जेज ऑलमोस्ट सेम पॉइंट पे लोकेटेड है। अपन यही स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर में, पॉइंट डायपोल। इसमें क्या होता है, आपका चार्ज सेपरेशन आपका टेंडिंग टू जीरो रहता है। नेचर के अंदर ऐसे बहुत सारे केसेज हैं, जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल है आपका, हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल। तो आपको ये पता है कि जो फ्लोरीन जो आपका एटम होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, वो चार्ज को अपनी ओर खींच लेता है, हाइड्रोजन का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी ओर पुल कर लेता है। तो ये जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपका फ्लोरीन के पास ही रहता है, आपका फ्लोरीन एटम के। तो फ्लोरीन एटम जो है उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन के ऊपर जो चार्ज रहता है वो आपका पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो ये हाइड्रोजन फ्लोराइड भी एक डायपोल की तरह आपका बिहेव करता है। इसी तरह से आपका वाटर मॉलिक्यूल है, उसमें भी आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आपका रहेगा। जैसे वाटर है उसमें आपको ये पता है ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, हाइड्रोजन का कम होता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो ये भी एक इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह आपका बिहेव करेगा। तो बहुत सारे केसेज ऐसे हैं नेचर में जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बिल्कुल पास पास रिसाइड करते हैं, एक इलेक्ट्रिक डायपोल वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। अब इलेक्ट्रिक डायपोल में एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है डायपोल मोमेंट, वो अपन कैसे डिफाइन करते हैं वो अपन देखते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है एक डायपोल का, वो कैसे डिफाइन करेंगे, क्या होता है वो अपन देखेंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, जैसे मान लो कि इलेक्ट्रिक डायपोल में दो चार्जेज हैं, इन चार्जेस को मैं वाई एक्सिस के अलोंग प्लेस कर देता हूँ। ये आपका पॉजिटिव चार्ज है Q और नेगेटिव चार्ज को अपन यहाँ पे रख देते हैं, ये नेगेटिव चार्ज है -Q। नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज से ज्वाइन करने वाली ये जो लाइन है आपकी, ये आपकी कहलाएगी डायपोल एक्सिस, ये कहलाती है डायपोल एक्सिस। नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज से ज्वाइन करने वाली इस लाइन को अपन डायपोल एक्सिस कहेंगे। एक लाइन मैं इधर भी आपकी ड्रॉ कर देता हूँ, ये परपेंडिकुलर जो लाइन है ये अपन ने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। ये जो डिस्टेंस है आपकी नेगेटिव चार्ज
से पॉजिटिव चार्ज तक की जो डिस्टेंस आपकी होगी ये आपकी d के बराबर है। तो नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज से ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर है उसको मैं d वेक्टर से डिनोट कर देता हूँ। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट होगा उसको इस तरह से डिफाइन करते हैं। डाइपोल मोमेंट को अपन p वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये आपका डिफाइन किया जाता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाई चार्ज सेपरेशन। यहाँ पे देखिए चार्ज तो आपका क्या हो गया q। यहाँ पे ये ध्यान रखना कि इस डाइपोल का चार्ज अपन क्या कहेंगे। वैसे तो नेट चार्ज डाइपोल पे कितना रहेगा 0, क्योंकि q और -q दोनों का अलजेब्राइक सम 0 हो जाएगा। तो जब अपन डाइपोल के चार्ज की अपन बात कर रहे हैं मतलब पॉजिटिव चार्ज की अपन बात कर रहे हैं, तो डाइपोल का चार्ज मल्टीप्लाइड बाई चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन कितना है d, इसको अपन वेक्टर फॉर्म में d वेक्टर से अपन रिप्रेजेंट करेंगे। यानी ये जो p वेक्टर है ये आपका किधर की ओर पॉइंट करेगा, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर पॉइंट करेगा। यहाँ पे ये जो d वेक्टर है इट इज वेक्टर जॉइनिंग नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज। vector joining negative charge to the positive charge, positive charge। अब ये जो डाइपोल मोमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी एसआई यूनिट अगर आप देखोगे तो अपन ने चार्ज को चार्ज सेपरेशन से मल्टीप्लाई किया। चार्ज का यूनिट तो क्या होता है कूलाम, सेपरेशन का यूनिट मीटर। तो इसकी जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी, ऐसा यूनिट होगी कूलाम इनटू मीटर। ये इसकी ऐसा यूनिट रहेगी। एक आइडियल डाइपोल के केस में अपन ने ये कहा कि d जो है वो आपका टेंडिंग टू 0 होगा। तो अगर p आपका फाइनाइट है आइडियल डाइपोल का तो q क्या होना चाहिए, टेंडिंग टू इन्फिनिटी। एक पॉइंट डाइपोल जो है या आइडियल डाइपोल है उसके केस में चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होता है और चार्ज सेपरेशन उसके कंपैरिजन में काफी कम होता है। तो इन केस ऑफ पॉइंट डाइपोल कर दीजिए। सर थोड़ा सा नीचे कर दीजिए सर, वो वाला नोट करना है जो इलेक्ट्रिक डाइपोल में है। ओके सर, थैंक यू सर। देखिए ध्यान दीजिएगा, इन केस ऑफ आइडियल डाइपोल या पॉइंट डाइपोल चार्ज सेपरेशन इज टेंडिंग टू 0 और चार्ज सेपरेशन अगर टेंडिंग टू 0 है तो ऑब्वियस सी बात है कि Q क्या होगा। अगर डाइपोल मोमेंट फाइनाइट है, P फाइनाइट है, D टेंडिंग टू 0 है तो Q क्या होना चाहिए, टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो एक आइडियल डाइपोल या पॉइंट डाइपोल जो है उसके लिए ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी, यानी चार्ज का मैग्नीट्यूड लार्ज होगा, चार्ज सेपरेशन कम होगा। आइडियल डाइपोल। ये जो डाइपोल मोमेंट है इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, जैसे p वेक्टर को मैंने ये लिखा है q इंटू डी वेक्टर, इस टाइप से मैंने लिखा है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, यहाँ पे देखिए दो चार्जेस हैं, एक q और एक -q। अगर मान लीजिए मैं इसको इस टाइप से लिखूं, इस q d वेक्टर को पॉजिटिव चार्ज ले लेता हूं, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से पॉजिटिव चार्ज का लोकेशन क्या हो जाएगा d/2 वेक्टर, और नेगेटिव चार्ज का लोकेशन क्या हो जाएगा, इधर वाला वेक्टर है ये नेगेटिव वेक्टर हो गया -d/2 वेक्टर। तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज मल्टीप्लाइड बाई पॉजिटिव चार्ज का पोजीशन वेक्टर प्लस नेगेटिव चार्ज मल्टीप्लाइड बाई नेगेटिव चार्ज का पोजीशन वेक्टर। इस टाइप से भी अपन डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो दो ही चार्जेस थे, अपन ने क्या किया, एक चार्ज लिया उसका पोजीशन वेक्टर लिखा, फिर दूसरा चार्ज लिया उसका पोजीशन वेक्टर लिखा। अगर किसी चार्ज कॉन्ग्रीगेशन में बहुत सारे चार्जेस हैं और आपको उसका डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, जब मल्टीपल चार्जेज होंगे तो क्या लिखोगे, समेशन ith चार्ज मल्टीप्लाइड बाई ith चार्ज का पोजीशन वेक्टर।
इस टाइप से भी आप डाइपोल मोमेंट जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको हेल्प करेगा डाइपोल मोमेंट की कैलकुलेशन में। या कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उस केस में आप ऐसे भी लिख सकते हो डाइपोल मोमेंट को, ऐसे भी कर सकते हो इंटीग्रेशन, एक डी क्यू चार्ज ले लो, एलिमेंटल चार्ज आपने कंसिडर किया, उसका पोजीशन वेक्टर देख लो कितना है, आर वेक्टर। इस टाइप से भी आप डाइपोल मोमेंट इंटीग्रेशन की मदद से भी कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, उससे आपको ये क्लियर होगा कि डाइपोल मोमेंट जो है वो कैसे कैलकुलेट करना है। इंटीग्रेशन का यूज अपन मिनिमम करेंगे और बहुत सारे मेथड होते हैं डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करने के। जैसे सबसे पहला एग्जांपल मैं यहाँ पे ये ले रहा हूँ। मान लो कि एक चार्ज कॉन्ग्रीगेशन में 3 चार्जेज हैं जो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस पे लोकेटेड है। बहुत ही आसान सा एग्जांपल है ये। यहाँ पे 2q चार्ज है, यहाँ पे -q चार्ज, यहाँ पे -q चार्ज, इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइड लेंथ है d। अब इसका डाइपोल मोमेंट, इस कॉम्बिनेशन का अपने को पता करना है, इस चार्ज कॉन्ग्रीगेशन का डाइपोल मोमेंट पता करना है। तो अपन ऐसा कर सकते हैं, ये जो 2q चार्ज है इसको ब्रेक कर लेते हैं, q प्लस q। अब इसमें एक q चार्ज तो इस -q के साथ एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बना लेगा, एक q चार्ज इस -q के साथ इलेक्ट्रिक डाइपोल बना लेगा। तो अगर मैं ये इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिडर करूं, इस +q चार्ज को ले लेता हूं और इस -q चार्ज को ले लेता हूं, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है इसके लिए डाइपोल मोमेंट किधर पॉइंट करेगा, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर। तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को मैं इसके डाइपोल मोमेंट से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ये इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो गया, एक वेक्टर से मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया जिसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, q इंटू डी के बराबर, क्योंकि चार्ज तो q है और दोनों चार्जेस के बीच सेपरेशन कितना है, d। तो P1 की वैल्यू कितनी आएगी, q इंटू डी के बराबर। अब ये पॉजिटिव चार्ज लीजिए और ये नेगेटिव चार्ज लीजिए, एक डाइपोल ये बन रहा है। इसके लिए डाइपोल मोमेंट किधर पॉइंट करेगा, इस नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर, ये डाइपोल मोमेंट हो गया। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये भी हो जाएगा चार्ज q मल्टीप्लाइड बाई चार्ज सेपरेशन d। ये दो वेक्टर्स आपके हो गए, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो आप रिजल्टेंट पता कर सकते हो, जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है वो क्या हो जाएगा, इन दोनों डाइपोल मोमेंट्स का वेक्टर सम। इस चार्ज कॉन्ग्रीगेशन में दो डाइपोल आपके बन रहे थे, P1 वेक्टर और P2 वेक्टर। तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर। अब अगर आपको दो वेक्टर हैं, उनका मैग्नीट्यूड पता है, दोनों के बीच का एंगल पता है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, ये आ जाएगा P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2, दोनों के बीच के एंगल का कोसाइन, ये आ जाएगा। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए, P1 की जगह वैल्यू QD पुट करोगे तो q स्क्वायर डी स्क्वायर, P2 की जगह भी यही वैल्यू पुट करो, q स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस ट्वाइस cos 60 1/2 होता है, तो 2 से तो एक cos 60 कैंसिल हो गया, यहाँ पे फिर से q स्क्वायर डी स्क्वायर आ जाएगा, क्या आएगा, √3QD। ये रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट हो जाएगा इस सिस्टम का। तो जब चार्ज कॉन्ग्रीगेशन दिया हुआ हो जिसमें बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हैं, तो आप क्या करोगे, उसको डाइपोल्स में ब्रेक करने की कोशिश आप कीजिए कि कितने पॉइंट डाइपोल आप वहां पे बना सकते हैं। जैसे एक डाइपोल ये बन गया, एक डाइपोल ये बन गया, तो इन दोनों के लिए डाइपोल मोमेंट लिखिए और फिर उनका वेक्टर सम ले लीजिए। तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इस कॉन्ग्रीगेशन का आपको पता लग जाएगा। देखिए क्लियर है कि नहीं। इसी तरह से कई बार क्या होता है कि ये जो फॉर्मूला है ये ज्यादा आसानी से रिजल्ट जो है वो आपको देगा। यहाँ पे तो देखिए ये फॉर्मूला मैंने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मुझे इन चार्जेस की लोकेशन नहीं पता थी। अननेसेसरी मेरे को कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करना पड़ता, फिर इसकी लोकेशन लिखते, इसकी लिखते, इसकी लिखते, फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करते, तो इसमें मजा नहीं आता, क्योंकि पहले तो सभी के कोऑर्डिनेट्स ही डिसाइड करने पड़ते। अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी चार्जेस के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो ये फॉर्मूला बहुत क्विकली आंसर आपको देगा। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको लेके बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि इस टाइप से आपको दे दिया गया है, एक दूसरा एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूं कि डाइपोल मोमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे एक चार्ज कॉन्ग्रीगेशन का। मान लीजिए ये y एक्सिस है आपकी और ये x एक्सिस है। यहाँ पे ओरिजिन से a डिस्टेंस पे यहाँ पे एक चार्ज आपका लोकेटेड है -2q। ओरिजिन से a डिस्टेंस पे एक चार्ज यहाँ लोकेटेड है
प्लस 3q। ओरिजिन से ए डिस्टेंस पे एक चार्ज नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है माइनस 2q, और ए डिस्टेंस दूर एक चार्ज नेगेटिव वाई एक्सिस पे है। अब इसको आपको ये पता करना है कि इस चार्ज कॉन्ग्रीगेशन का डाइपोल मोमेंट क्या होगा, पी वेक्टर क्या रहेगा। तो दो तरीके हैं, एक तरीका तो फॉर्मूला से ही प्रोसीड करें। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी वेक्टर इज इक्वल टू समेशन, क्योंकि यहाँ पे अपन पॉइंट चार्जेस के जो लोकेशन है वो आराम से बता सकते हैं। इसकी लोकेशन क्या होगी, a,0, इसकी लोकेशन क्या होगी 0,a, इसकी लोकेशन क्या होगी -a,0, इसकी लोकेशन क्या होगी 0,-a। तो आसानी से चूंकि सबके पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं तो ये फॉर्मूला ज्यादा हेल्प करेगा, समेशन qi इंटू ri वेक्टर। इस फॉर्मूला से डाइपोल मोमेंट निकालना ज्यादा आसान रहेगा। जैसे मैं पहला चार्ज लेता हूं, ये चार्ज ले लिया, चार्ज को लिखिए यहाँ पे -2q। इस चार्ज का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा ओरिजिन के अबाउट, ai कैप, तो यहाँ पे लिखेंगे ai कैप। फिर ये चार्ज लो 3q चार्ज, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा aj कैप, ये लिख दिया। फिर ये चार्ज ले लीजिए -2q, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा -ai कैप, -ai कैप। फिर ये चार्ज ले लीजिए q, और इसका पोजीशन वेक्टर -aj कैप। ये दोनों टर्म्स तो आपकी कैंसिल हो जाएंगे, क्या बच जाएगा 3qa कैप में से qa कैप गया तो क्या बचेगा 2qa कैप। यानी डाइपोल मोमेंट जो है उसकी डायरेक्शन तो क्या हो जाएगी जे कैप, और मैग्नीट्यूड क्या होगा 2qa के बराबर। अब अगर इसी क्वेश्चन को मैं इस तरीके से करता कि मैं यहाँ पे इंडिविजुअल डाइपोल्स में इसको ब्रेक कर लेता हूँ इस चार्ज कॉम्बिनेशन को, जैसे यहाँ पे दो डाइपोल बन गए थे, यहाँ पे किस टाइप से करेंगे। अगर उसी मेथड से मेरे को रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है तो किस टाइप से, कोई बता सकता है? बहुत सारे तरीके हैं वैसे तो, किस टाइप से करेंगे एनीवन? ये चार्ज कॉन्ग्रीगेशन है, ये है आपका 3q चार्ज, ये है -2q चार्ज, ये है q चार्ज, और ये चार्ज है -2q चार्ज। अब इसको इंडिविजुअल डाइपोल्स में ब्रेक करना है, तो मैं यहाँ पे -2q चार्ज है, इसका डाइपोल बना देता हूँ, यहाँ पे 3q को ब्रेक कर लेता हूँ 2q + q में, इसको ब्रेक कर लिया तो -2q इस +2q के साथ एक डाइपोल बनाएगा। इसके लिए डाइपोल मोमेंट नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर पॉइंट करेगा। डाइपोल का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, P1 इज इक्वल टू, चार्ज तो कितना हो गया 2q, और चार्ज सेपरेशन क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये a है, ये a है, तो ये लेंथ कितनी होगी √2a, ये आ गया। चार्ज का ये डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड भी पता लग गया, डायरेक्शन भी पता लग गई, हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री एंगल पे ये पॉइंट कर रहा है। अब कौन कौन से चार्जेस बच गए वो देखिए, यहाँ पे q चार्ज है और यहाँ पे -2q, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ +2q -q, ऐसे लिख लेता हूँ। q चार्ज को ऐसे लिख सकते हैं, दो चार्जेस में ब्रेक कर लिया, एक +2q चार्ज हो गया, एक -q चार्ज हो गया, रिजल्टेंट कितना है +q। अब ये -2q और +2q एक डाइपोल बनाएंगे, ये डाइपोल आपका ये हो गया। इस डाइपोल के लिए मैग्नीट्यूड आप लिखोगे तो कितना हो जाएगा, चार्ज तो हो गया 2q, चार्ज सेपरेशन फिर से वही है √2a। अब बच गया कौन सा चार्ज, एक तो ये चार्ज बच गया आपका +q, और एक ये -q बच गया, ये दोनों डाइपोल गए। तो ये डाइपोल किधर पॉइंट करेगा, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर। ये डाइपोल हो गया आपका P3 वेक्टर। P3 का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, चार्ज तो हो गया आपका q, और दोनों जो चार्ज हैं q और -q के बीच सेपरेशन क्या हो गया 2a। अब रिजल्टेंट जो है वो इन सब का वेक्टर सम होगा, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर प्लस P3 वेक्टर। ये दोनों जो वेक्टर हैं आपके, ये तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है, तो ये दोनों तो क्या करेंगे एक दूसरे को कैंसिलाइज कर देंगे,
इन दोनों का रिजल्टेंट तो क्या हो गया 0, बच गया क्या P3 का जो मैग्नीट्यूड है वो तो कितना आया 2qa, और ये पॉइंट किधर कर रहा है, ये इस नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर, यानी पॉजिटिव वाई एक्सिस का लॉन्ग पॉइंट कर रहा है। तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ये जो फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच है ये हेल्प करेगी, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी पता थे, तो आसानी से आप डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखिए क्लियर है कि नहीं सभी को? जब एक्सटेंडेड चार्ज आपको दिए हुए हो, जैसे मान लो कि कोई रिंग दे दिया है, जैसे मान लीजिए एक रिंग आपको दी हुई है, ध्यान दीजिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। जैसे कोई रिंग आपको दे दिया गया है, ये रिंग है आपकी, और इस रिंग पे हाफ ऑफ द रिंग जो है, अपर हाफ रिंग जो है उस पे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज डेंसिटी लेमडा है। लोअर हाफ पे नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज डेंसिटी वही है लेमडा के बराबर। रिंग जो है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, एक अपर हाफ और एक लोअर हाफ। तो इस केस में अगर आपको ये पूछा जाए कि इस चार्ज कॉन्ग्रीगेशन का डाइपोल मोमेंट क्या होगा, कोई बता सकता है क्या रहेगा? चार्ज डेंसिटी लेमडा, रेडियस r ले लीजिए, डाइपोल मोमेंट आपको पता करना है। एनीवन, किस टाइप से कैलकुलेट करेंगे? देखिए कोई बता सकता है तो बताओ। हाँ सुशांत। डायमेट्री के अपोजिट ले लेंगे एक एलिमेंट टी ट्रायंगल पे जाके y एक्सिस से। हाँ देखिए, मैं ये तो तरीका है ही इंटीग्रेशन वाला, ये भी मैं आपको बताऊंगा। मैं एक बहुत ही छोटा सा अप्रोच यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया मेथड है ये आपका। जब भी एक्सटेंडेड चार्ज आपको दिए हुए हो, आप क्या करोगे, पहले पॉजिटिव चार्ज जो है उसका सेंटर ऑफ चार्ज कैलकुलेट करो, सेंटर ऑफ चार्ज जो है वो पता कर लो, नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ चार्ज पता कर लो। तो पॉजिटिव चार्ज को उसके सेंटर ऑफ चार्ज पे रख दो, नेगेटिव चार्ज को उसके सेंटर ऑफ चार्ज पे रख दो, एक डाइपोल बन जाएगा आपका। सेंटर ऑफ चार्ज कैसे कैलकुलेट करोगे? सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करते हो? सेंटर ऑफ मास जो है उसकी लोकेशन कैसे पता करते हो? समेशन mi ri वेक्टर अपॉन समेशन mi, ये पता करते हो। जैसे एक रिंग है, उसके लिए आप हाफ रिंग है, उसके लिए सेंटर ऑफ मास पता करते हो, वो उसके सेंटर से कितनी हाइट पे लोकेटेड होता है? एनीवन? हाफ रिंग का 2r upon pi. सेंटर ऑफ मास 2r अपॉन पाई। तो वैसे ही सेंटर ऑफ चार्ज भी पता करोगे। अब सेंटर ऑफ चार्ज की लोकेशन कैसे पता करोगे? उसमें मास की जगह चार्ज आ जाएगा, क्यू आई आर आई वेक्टर अपॉन समेशन क्यू आई, ये रहेगा आपका। तो चाहे आप सेंटर ऑफ चार्ज पता करो या सेंटर ऑफ मास पता करो, अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, तो इस केस में भी सेंटर ऑफ चार्ज भी उतनी हाइट पे लोकेटेड होगा जितना सेंटर ऑफ मास लोकेटेड होता। तो सेंटर ऑफ चार्ज कितनी हाइट पे लोकेटेड होगा? 2r अपॉन पाई। यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज रख दो, पॉजिटिव चार्ज इस अपर हाफ रिंग पे कितना रहेगा? यूनिट लेंथ पे चार्ज है लेमडा, इस अपर हाफ रिंग की लेंथ कितनी हो जाएगी? पाई आर, लेमडा पाई आर, इतना पॉजिटिव चार्ज है आपका। नेगेटिव चार्ज किधर लोकेटेड होगा? इसके सेंटर से 2r अपॉन पाई हाइट नीचे, सेंटर ऑफ चार्ज नेगेटिव चार्ज के लिए ये रहेगा। इस नेगेटिव चार्ज को यहां पे रख दो, माइनस लेमडा इंटू पाई आर। अब डाइपोल मोमेंट लिख दीजिए। डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये नेगेटिव चार्ज, दोनों के बीच सेपरेशन 4r अपॉन पाई। तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा? चार्ज मल्टीप्लाइड बाई चार्ज सेपरेशन 2r अपॉन पाई, पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 2 लेमडा आर स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा आपका।
ये मिस्टेक मैंने कर दिया यहाँ पे, ये 2r/पाई 2r/पाई, दोनों चार्जेस के बीच सेपरेशन कितना है 4r/पाई, यहाँ पे 4 आएगा, 4 लेमडा आर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो ये क्लियर है कि नहीं? इसको दूसरे मेथड से करें, ये मेथड से ही आपको करना है, क्योंकि यही मेथड जो है उससे आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मान लो कि इस मेथड से आप कैलकुलेट कर रहे हो, यहाँ पे तो रिंग दी हुई थी, तो इंटीग्रेट करना बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो कि आपको सॉलिड स्फीयर दे दिया गया होता, जैसे ये सॉलिड स्फीयर है आपका, अब इसका जो अपर हेमिस्फीयर है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज इस पे है, पूरे वॉल्यूम के अंदर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपको दे दिया रो। लोअर हेमिस्फीयर में नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे वॉल्यूम में, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी माइनस रो हो गई। रेडियस इसकी r है, आपको बताना है इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा। तो आप क्या करोगे, पॉजिटिव चार्ज के लिए सेंटर ऑफ चार्ज पता करोगे, तो सेंटर ऑफ चार्ज कहाँ पे लोकेटेड होगा ये बताओ। सेंटर ऑफ मास कितनी हाइट पे लोकेटेड होता है हेमिस्फीयर का? 4r/3 4r/3। 4r/3 एनीवन एल्स? 3r/8 3r/8, ये 3r/8 हाइट पे होता है सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ चार्ज भी इतनी हाइट पे रहेगा। आप चार्ज कितना होगा, पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, ये अपर हेमिस्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिट वॉल्यूम में तो चार्ज रो है, अपर हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा 2π/3r³। ये हो गया। नेगेटिव चार्ज जो है वो कितनी डिस्टेंस पे लोकेटेड होगा, इसके लिए सेंटर ऑफ चार्ज 3r/8 हाइट नीचे होगा, और नेगेटिव चार्ज कितना रहेगा माइनस रो इंटू 2π/3r³। अब आपको ये पता लग गया है कि एक पॉजिटिव चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड है रो 2π/3r³, एक नेगेटिव चार्ज है इतना ही, एक और अपोजिट चार्जेज है, और दोनों चार्जेस के बीच में जो सेपरेशन है वो कितना है 3r/8 प्लस 3r/8 कितना हो गया 3r/4। अब डाइपोल मोमेंट आप क्या लिखोगे, चार्ज मल्टीप्लाइड बाई चार्ज सेपरेशन, रो 2π/3r³ इंटू 3r/4, तो कितना आ जाएगा, ये 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, और ये आ जाएगा रो πr⁴/2। इस टाइप से आप कैलकुलेट करोगे। इस मेथड से आप तुरंत आंसर बता सकते हैं। एक दूसरा मेथड भी है आपका, वो इंटीग्रेशन वाला है, लेकिन ऐसे केसेस में इंटीग्रेशन डिफिकल्ट हो जाएगा, इस केस में तो बहुत आसान था। कैसे करेंगे, दूसरा जो मेथड है इंटीग्रेशन वाले मेथड से कैसे करेंगे वो देखिए। जैसे ये दिया हुआ था रिंग, ये रिंग आपको दी हुई है, थोड़ा बड़ा ड्रॉ करना चाहिए था लेकिन ठीक है। ये सेंटर है, इस पे अपर हाफ पे पॉजिटिव चार्ज पूरी लेंथ के अलोंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लोअर हाफ पे नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अपन इस टाइप से कोई भी एलिमेंट अपन चूज कर सकते हैं, जैसे वैसे अलग अलग तरीके से एलिमेंट चूज किया जा सकता है। इधर एक एलिमेंट चूज करें, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे नेगेटिव एलिमेंट चूज कर लें, वैसा भी आप कर सकते हो। लेकिन ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ से थीटा एंगुलर पोजीशन पे, अब ये एलिमेंट अलग अलग तरीके से चूज कर सकते हो, तो ये ध्यान रखना। जैसे थीटा एंगुलर पोजीशन पे डी थीटा विड्थ का एक सेगमेंट में ले लेता हूँ, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी आर डी थीटा, और इस पे चार्ज क्या होगा लेमडा आर डी थीटा। तो ये तो पॉजिटिव चार्ज हो गया। और इसके ठीक नीचे अगर मैं इधर थीटा एंगल एलिमेंट चूज करूं, इधर थीटा एंगल पे डी थीटा एंगुलर विड्थ का ये एलिमेंट चूज कर लिया, इस पे चार्ज क्या होगा माइनस लेमडा आर डी थीटा। अब ये एक पॉइंट डाइपोल आपका हो गया, एलिमेंटल डाइपोल, जिसमें ये पॉजिटिव चार्ज है आपका, ये नेगेटिव चार्ज है। दोनों चार्जेस के बीच जो सेपरेशन है उसको ये लिख सकते हैं 2r sin थीटा।
क्योंकि ये आर साइन थीटा है, ये भी आर साइन थीटा। तो इसके लिए मैं डाइपोल लिखता हूँ। ये डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा आपका, चार्ज तो कितना है, लेमडा आर डी थीटा इंटू चार्ज सेपरेशन 2r साइन थीटा। किधर पॉइंट कर रहा है, ऊपर की ओर पॉइंट करेगा, ये आपका अपवार्ड डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। अब इसको इंटीग्रेट करना है, बस इंटीग्रेट कर देते हैं। 2 लेमडा आर स्क्वायर, ये तो बाहर आ जाएगा, साइन थीटा डी थीटा। इंटीग्रेट करें कहाँ से कहाँ तक, थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, 0 से लेके पाई तक, इधर ये आपकी वेरी करेगी। तो 0 से पाई तक इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, उसमें अपर लिमिट पुट करेंगे पाई, लोअर लिमिट 0, तो अपने पास ये आ जाएगा 2 लेमडा आर स्क्वायर कोस 0 माइनस कोस पाई। कोस 0 1 होता है और कोस पाई -1, तो ये 1 + 1 2 हो जाएगा, यानी ये कितना आ जाएगा 4 लेमडा आर स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन से भी वही वैल्यू आ रही है जो आपकी यहाँ पे आई थी, कितनी आई थी 4 लेमडा आर स्क्वायर। तो आप डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो। आपको ये देखना है पॉजिटिव चार्ज का सेंटर कहाँ है, नेगेटिव चार्ज का सेंटर कहाँ है, और फिर डाइपोल मोमेंट आपको लिखना होगा। तो देखो ये दोनों तरीके आपको क्लियर हैं कि नहीं। यहाँ पे एलिमेंट कैसे चूज करना है वो आप पे डिपेंड करता है। आप एलिमेंट ऐसे ना चूज करके ऐसे भी कर सकते थे। जैसे ये ले लिया आपने, थीटा एंगुलर पोजीशन पे एक एलिमेंट इधर ले लिया, इस पे चार्ज आ गया लेमडा आर डी थीटा, और एक एलिमेंट इधर ले लिया है, इस पे चार्ज आएगा माइनस लेमडा आर डी थीटा। अब आपको ये पता है इसकी वजह से जो डाइपोल है आपका, डाइपोल मोमेंट है वो किधर पॉइंट करेगा, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल इधर पॉइंट करेगा डाइपोल मोमेंट, जिसको अपन डीपी लिख सकते हैं। ऐसा ही एक एलिमेंट आप इधर कंसिडर कर सकते हो थीटा एंगुलर पोजीशन पे, इस टाइप का एलिमेंट इधर भी आप चूज करोगे, उसके लिए डीपी इधर पॉइंट करेगा हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे। ये जो दोनों डीपी हैं इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे, वर्टिकल कंपोनेंट क्या होंगे, ऐड होंगे। तो आपको ये पता है कि नेट डाइपोल मोमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में ही होगा, तो आप डीपी साइन थीटा को इंटीग्रेट करोगे तो आपको टोटल डाइपोल मोमेंट मिल जाएगा। डीपी साइन थीटा को इंटीग्रेट कर दीजिए, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करें, तो पहले डीपी की वैल्यू रख देते हैं। डीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, चार्ज तो आपकी बार है ये लेमडा आर डी थीटा, और चार्ज सेपरेशन क्या हो गया 2r, तो ये वैल्यू आप रख दीजिए, ये आ जाएगा 2 लेमडा आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, वही आ गया आपका। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करो, 0 से पाई तक, तो 2 लेमडा आर स्क्वायर बाहर आ गया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा, और रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है, रेस्ट ऑफ द कैलकुलेशन तो वही है आपकी, क्या आ जाएगा 4 लेमडा आर स्क्वायर। तो एलिमेंट कैसे चूज करोगे वो तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि किस टाइप का डाइपोल आप बना रहे हो। इंटीग्रेट करके आप नेट डाइपोल मोमेंट आप पता कर सकते हो। तो देखिए इसमें कोई भी डाउट है तो आसान तरीका यही है कि अगर आपको पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए सेंटर ऑफ चार्ज पता करो, नेगेटिव चार्ज के लिए सेंटर ऑफ चार्ज पता करो। पॉजिटिव चार्ज को उसके सेंटर ऑफ चार्ज पे रख दो, नेगेटिव चार्ज को उसके सेंटर ऑफ चार्ज पे रख दो। अब एक डाइपोल बन गया है, इसका डाइपोल मोमेंट आप लिख दीजिए। सर हाँ बोलिए। सर अगर ऊपर वाले हेमिस्फीयर में पॉजिटिव चार्ज मतलब वेरिएबल होता, मतलब एंगल के साथ चेंज हो रहा होता, और नीचे पे मतलब उसी तरीके से नेगेटिव चार्ज भी वेरी कर रहा होता, तो तब भी हम लगा सकते हैं सर ये सेंटर ऑफ चार्ज वाला। तो उसमें फिर कैलकुलेट करना डिफिकल्ट हो जाएगा ना, क्योंकि जैसे आपका मास अगर मान लो थीटा के साथ वेरी कर रहा हो, तो क्या आप ये कह सकते हो कि सेंटर ऑफ मास 2r/पाई हाइट पे होगा? नहीं, वो तो यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन के केस में ही आप कहते हो कि हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास कितनी हाइट पे होता है, 2r/पाई। लेकिन अगर मान लो मास आपका थीटा के साथ वेरी कर रहा हो, यहाँ पे मास कम है मान लीजिए, या यहाँ पे मास ज़्यादा है, इधर मास कम होता जा रहा है, फिर मास ज़्यादा हो रहा है, तो उस केस में थोड़ी बोलोगे कि 2r/पाई हाइट पे है।
ये जो सेंटर ऑफ मास आप निकालते हो 2r/π, ये किस केस में निकालते हो? रिंग पे मास आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन के केस में आपको सेंटर ऑफ मास पता रहता है इनका। अगर नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो आपको पहले मास सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ता है। तो वैसे ही जब नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो सेंटर ऑफ चार्ज निकालना पड़ेगा, लेकिन निकालेंगे क्यों? फिर तो अपन इंटीग्रेशन वाला मेथड ही यूज कर लेंगे, यही मेथड यूज करो फिर, ये ज्यादा बेटर है। क्योंकि मान लो लेमडा आपको ये दे दिया, लेमडा नॉट साइन थीटा दे दिया, तो फिर इस टाइप से एलिमेंट चूज कर लो, उसमें लेमडा की जगह लेमडा नॉट साइन थीटा रख दो, तो साथ में ही आप इंटीग्रेट करके कैलकुलेट कर लो। क्योंकि फिर अगर लेमडा लेमडा नॉट साइन थीटा दे दिया है तो सेंटर ऑफ चार्ज डायरेक्ट तो आप बता नहीं सकते कि कहाँ पे लाई करेगा, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन कैलकुलेट करने का फायदा क्या है? उससे ज्यादा बेटर तो है अपन इंटीग्रेशन से ही कर लें उसको। देखो क्लियर है कि नहीं? अब एक छोटा सा टॉपिक अपन और कवर कर लेते सर हैं। इसके नीचे वाला दिखा दो एक बार। हाँ हाँ, जो सर आपने अभी अभी आखिरी वाला किया था। यस सर। दूसरे तरीके से एलिमेंट नेगेटिव चार्ज ले लिया। हो गया सर। डिस्टेंस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू होगी KQ/R। अब अपन एक डाइपोल की वजह से, डाइपोल के सेंटर से R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा ये अपन कैलकुलेट करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। डाइपोल के केस में आप ये बता सकते हो कोई ऐसा प्लेन जो इक्वी पोटेंशियल प्लेन हो, जिस पूरे प्लेन पे पोटेंशियल आपका सेम रहे? कोई ऐसा प्लेन आप फिगर आउट कर सकते हो जिसमें आपका पोटेंशियल सेम रहेगा? ये मान लो दोनों चार्जेज आपके वाई एक्सिस के अलोंग लोकेटेड है, Q और माइनस Q। ये सेंटर पॉइंट है आपका, इधर की और एक्स एक्सिस है, इधर की ओर मान लो वाई एक्सिस। ये जो प्लेन है आपका, इस प्लेन में देखिए हर पॉइंट की Q और माइनस Q से डिस्टेंस क्या रहेगी? सेम। तो प्लस Q की वजह से किसी पॉइंट पे पोटेंशियल KQ/R होगा, माइनस Q की वजह से माइनस KQ/R, नेट पोटेंशियल क्या होगा? 0। तो ये जो प्लेन आपका रहेगा, ये प्लेन, इस प्लेन के ऊपर पोटेंशियल आपका क्या रहेगा? 0 रहेगा। तो ये एक इक्वी पोटेंशियल प्लेन है जिसपे पोटेंशियल आपका कांस्टेंट रहेगा 0 के बराबर। ये जो डाइपोल आपका दिया हुआ है, डाइपोल सेपरेशन आपको दिया हुआ है D, तो यहाँ पे ओरिजिन से पॉजिटिव चार्ज की डिस्टेंस D/2 होगी, नेगेटिव चार्ज की डिस्टेंस भी ओरिजिन से कितनी है? D/2। यहाँ से R डिस्टेंस पे आपको इस पॉइंट पे पोटेंशियल पता करना है। इस पॉइंट को मैं मान लो C से डिनोट कर देता हूँ, पॉजिटिव चार्ज की लोकेशन को A से और नेगेटिव चार्ज की लोकेशन को B से डिनोट कर देता हूँ। ये आपको गिवन है R इज मच मच ग्रेटर देन D। R की वैल्यू जो है वो चार्ज सेपरेशन के केस में, क्योंकि दोनों चार्जेस तो बहुत पास पास लोकेटेड है, तो अपन इनसे सिग्निफिकेंट डिस्टेंस पे अपन पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं, पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। बिल्कुल पास में किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालोगे, जैसे यहाँ कैलकुलेट कर रहे हो, यहाँ कैलकुलेट कर रहे हो, तब तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल लिखो, नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल लिखो, कोई सर्टेन फॉर्मूला आपके पास आएगा नहीं। लेकिन R मच मच ग्रेटर देन D के केस में इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल आएगा वो एक सर्टेन फॉर्मूला के रूप में आएगा। तो यहाँ पे अपन ये मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट C है, इसका जो पोजीशन है आपका डाइपोल के सेंटर से वो R है, और डाइपोल मोमेंट जो है, डाइपोल मोमेंट किधर पॉइंट करेगा? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर, ये डाइपोल मोमेंट इधर की ओर पॉइंट करेगा। तो डाइपोल मोमेंट के साथ ये जो पोजीशन वेक्टर है ये एंगल बना रहा है थीटा, यानी डाइपोल मोमेंट से थीटा एंगुलर पोजीशन पे और डाइपोल के सेंटर से R डिस्टेंस पे ये गिवन पॉइंट लोकेटेड है जहां पोटेंशियल अपने को कैलकुलेट करना है। तो पहले पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पे पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। मान लो पॉजिटिव चार्ज से ये पॉइंट आपका R पॉजिटिव डिस्टेंस पे लोकेटेड है,
और नेगेटिव चार्ज से ये जो पॉइंट है ये आपका आर नेगेटिव डिस्टेंस पे लोकेटेड है। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल कैलकुलेट करो, नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल कैलकुलेट करो और दोनों का अलजेब्राइक सम ले लो तो आपको नेट पोटेंशियल पता लगेगा। पॉजिटिव चार्ज की वजह से सी के ऊपर पोटेंशियल क्या होगा, इससे आर पॉजिटिव डिस्टेंस पे लोकेटेड है तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डिस्टेंस कितनी है आर पॉजिटिव, डिस्टेंस को मैंने इस सिंबल से डिनोट कर दिया है। नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल भी नेगेटिव होगा तो यहाँ पे ये आ जाएगा माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नेगेटिव चार्ज से कितनी डिस्टेंस पे लोकेटेड है, आर नेगेटिव डिस्टेंस पे लोकेटेड है तो ये आ गया। तो नीट पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करोगे, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कॉमन आ गया, अंदर क्या रहेगा 1 अपॉन आर पॉजिटिव माइनस 1 अपॉन आर नेगेटिव। अब आर पॉजिटिव कैसे कैलकुलेट करेंगे और आर नेगेटिव कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपको ये दिया हुआ है, ये जो आपका आर पॉजिटिव और आर है ये दोनों इस डी के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। जैसे आपको ये पता होगा कि सन से अर्थ पे जो रेज आती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल होती है। सन से निकलती है तब तो रेडियली होती होंगी, सन से तो रेडियली सभी डायरेक्शन में रेज आपकी निकलती हैं, सन से निकलते वक्त तो ये रेडियल है। लेकिन जब ये अर्थ पे पहुंचती हैं, आप अर्थ पे नोटिस करते हो कोई भी दो रे, तो चूंकि सन से काफ़ी दूर लोकेटेड होंगी, इन दोनों रेज को आप ऑलमोस्ट पैरेलल मान सकते हो। तो सन पे जो रेज पहुंचती हैं वो आपकी क्या होती है, ऑलमोस्ट पैरेलल होती है। वैसे ही ये केस है आपका, आर मच मच ग्रेटर देन डी दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे एक मान लो सन लोकेटेड है, इससे ये दो रे आ रही हैं, एक रे ये आ रही है और एक रे ये आ रही है, ये दो रे आ रही है। तो इस सन से बहुत दूर देखोगे तो ये दोनों रे क्या होंगी, ऑलमोस्ट पैरेलल होंगी। तो अब इन दोनों रेज जो है इनके बीच अगर आपको ये पता करना है, ये जो आर पॉजिटिव है इसकी वैल्यू क्या है आर के कंपैरिजन में, तो वो पता करने के लिए क्या करते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर अपन ड्रॉप कर देते हैं इस पे। ये जो लेंथ है आपकी ए से सी तक का डिस्टेंस और ये जो परपेंडिकुलर है इसके फुट को मैं एन से डिनोट कर देता हूँ। एन से सी तक का जो डिस्टेंस है उसको अपन ऑलमोस्ट इक्वल ले सकते हैं, ए सी इज नियरली इक्वल टू एन सी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो ये AC है इसको अपन ये लिख सकते हैं, AC इज इक्वल टू, जो OC है उसमें से ON को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं क्योंकि AC की वैल्यू NC के बराबर है। NC को ये लिख सकता हूं OC माइनस ON। इस डिस्टेंस में से OC में से मैं ON को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये NC मेरे को पता लग जाएगा। अब OC की वैल्यू तो आपको पता है R के बराबर है और ये जो ON है यहां से यहां तक का डिस्टेंस है ये किसके बराबर होगा, तो ये किसके बराबर रहेगा, ये एंगल आपका थीटा है ये एंगल, और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें हाइपोटेन्यूस d/2 के बराबर है। तो बेस किसके बराबर होगा, d/2 cos थीटा के, तो इसको ये लिख सकता हूँ d/2 cos थीटा। तो अपन यहाँ पे जो AC है ये बेसिकली R पॉजिटिव के बराबर है, तो R पॉजिटिव की जगह तो अपन R माइनस d/2 cos थीटा लिख देते हैं, ये R पॉजिटिव की वैल्यू हो गई। इसी तरह से R नेगेटिव की वैल्यू पता करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, ये एंगल तो आपका थीटा ही रहेगा क्योंकि ये दोनों रे ऑलमोस्ट पैरेलल होंगी। तो ये जो डिस्टेंस है इसको मैं M बोल देता हूँ। यहाँ पे ये जो O से C तक का डिस्टेंस है ये M से C तक के डिस्टेंस के बराबर होगा। तो मेरे को अगर ये R नेगेटिव पता करना है जो BC के बराबर है, ये किसके बराबर हो जाएगा, BM प्लस MC के। अब MC को तो मैं ये लिख सकता हूँ, MC की वैल्यू आपकी OC के बराबर होगी, तो इसको तो मैं OC के बराबर लिख देता हूँ। OC तो किसके बराबर होगा, R के, तो OC की जगह तो आप R रख दीजिए, इसकी जगह R पुट कर दो। BM कितना आएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, ये फिर से d/2 cos थीटा के बराबर होगा, तो ये आ जाएगा d/2 cos थीटा। मैं 5 मिनट जो है वो थोड़ा ज़्यादा ले रहा हूँ क्योंकि आपका क्लास भी थोड़ा लेट चालू हुआ था। तो अपन यहाँ पे ये वैल्यूज रख देते हैं, R पॉजिटिव की जगह R माइनस d/2 cos थीटा रख देते हैं और R नेगेटिव की जगह R प्लस d/2 cos थीटा रख देते हैं। पोटेंशियल क्या आ जाएगा वो देखिए, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
आर पॉजिटिव की जगह ये वैल्यू रख दो r माइनस डी बाई टू कोस थीटा, और r नेगेटिव की जगह ये वैल्यू रख दो r प्लस डी बाई टू कोस थीटा, ये आ जाएगा। अब एलसीएम ले लीजिए, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम क्या आएगा r स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4 कोस स्क्वायर थीटा। तो ऊपर एक टर्म तो ये आएगी r प्लस डी बाई टू कोस थीटा, और नेगेटिव साइन के साथ r माइनस डी बाई टू कोस थीटा आएगा, तो माइनस r प्लस डी बाई टू कोस थीटा हो जाएगा। ये टर्म तो इससे कैंसिल हो जाएगी, डी बाई टू कोस थीटा और डी बाई टू कोस थीटा डी कोस थीटा हो जाएगा, तो ऊपर तो रहेगा क्यू डी कोस थीटा और नीचे आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4 कोस स्क्वायर थीटा। अब अपने को ये पता है आर इज मच मच ग्रेटर देन डी, तो अपन यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो डी स्क्वायर बाई 4 कोस स्क्वायर थीटा है उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। पोटेंशियल की वैल्यू ये आ जाएगी v इज नियरली इक्वल टू क्यू डी कोस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। क्यू डी किसके बराबर है, डाइपोल मोमेंट के, तो डाइपोल मोमेंट को p से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अगर डाइपोल का डाइपोल मोमेंट p है तो पोटेंशियल कितना होगा p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से तो r डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल होता है वो केवल डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, r पे डिपेंड करता है। यहाँ पे एंगुलर पोजीशन पे भी डिपेंड करेगा कि पोटेंशियल कितना रहेगा। जैसे ये आपका डाइपोल है, आपका डाइपोल मोमेंट इधर पॉइंट कर रहा है, इससे थीटा एंगुलर पोजीशन पे आप पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हो r डिस्टेंस पे, तो ये पोटेंशियल आपका r पे भी डिपेंड करेगा और ये थीटा पे भी डिपेंड करेगा। v जो है वो आपका क्या होगा, फंक्शन ऑफ cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, तो ये थीटा पे भी डिपेंडेंट होगा। यानी थीटा अगर 90 डिग्री हो तो ये जो प्लेन आएगा आपका, इस प्लेन के अंदर पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी, 0। इस प्लेन के अलोंग पोटेंशियल आपका 0 रहेगा। तो ये एक्सप्रेशन आपको ध्यान में रखना है, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के इस पॉइंट